संजय सिंह जी, लेकिन कई बार मुझे यह भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है तो वो राहुल जी हैं। कई बार मुझे लगता है आपकी इतनी मदद न संघ करता है, न विद्यार्थी परिषद कर, न विश्व हिंदू परिषद, न भाजपा, जितनी मदद अकेले अपने दम पर राहुल जी कर देते हैं। संजय सिंह जी। अमिताभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी मदद नहीं करते हैं। नहीं, मदद तो करते हैं। मदद जनता करती है। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही भैया। अच्छा अच्छा, जनता मदद करती है। और मदद क्यों करती है? जब राहुल गांधी के अनाप शनाप बयान आते हैं तो जनता ये निर्णय करती है कि इस देश को चलाने लायक ये व्यक्ति नहीं है, मोदी जी ही अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति को सत्ता नहीं सौंपी जा सकती। जनता बहुत समझदार है, तो राहुल गांधी करते नहीं है वो। मैं बात शुरू करता हूं अपनी डिबेट की। आपने कहा, ये राहुल गांधी के एक बयान को कहा कि मोदी जी रोएंगे। मोदी जी नहीं रोने वाले हैं, मोदी जी रुला रहे हैं राहुल गांधी को। और आप तो बहुत, मतलब मैं आपकी कितनी प्रशंसा करूं। हम लोग एक शब्द जानते हैं, सन्निपात। तो राहुल गांधी सन्निपात के शिकार हैं, कांग्रेस के लोग सन्निपात के शिकार हैं, बौखला गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जैसे कद्दावर नेता से हम कैसे मुकाबला करें। आपने कहा कि चौकीदार चोर है, इसके बाद वोट चोरी का नाटक ड्रामा नौटंकी करते घूमते रहे। बिहार में जनता ने इनको किसी लायक नहीं छोड़ा, कूड़ेदान में डस्टबिन में डाल दिया। देखिए, इनकी बेचैनी है जो राज परिवार, अभी हमारे राज शर्मा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता शहजादे शब्द पे आपत्ति कर रहे थे, तो मैं कह रहा हूं इस राज परिवार के शहजादे को जनता ने नकार दिया है, नकार दिया है। दूसरी बात, अमिताभ जी, आप तो जानते होंगे कि माफिया शब्द कहां से आया है? इटली से आया है ना। और राहुल गांधी कह रहे हैं मैं वैचारिक लड़ाई लड़ूंगा। तो ये वैचारिक माफिया गिरी है राहुल गांधी की। ये इनका डीएनए बोल रहा है विदेशी मां का। ये विदेशी मां के संस्कार हैं राहुल गांधी के। ये राहुल गांधी को जान लेना चाहिए, ये मनमोहन सिंह नहीं है, ये नरेंद्र मोदी है, जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। वो किसी कृपा से बने प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश की जनता उनको बार बार चुनती है, राहुल गांधी को बार बार पानी पिलाती है। बेचैन है राहुल गांधी, छटपटा रहे हैं। गर्मी में पानी तो ठीक है, गर्मी में पानी तो ज्यादा पीना चाहिए शरीर में। अभी और पिएंगे, अभी और पिलाएंगे मोदी जी इनको पानी। ये है कहां? इनका अंत बहुत बुरा होने वाला है। और अंत इसलिए बुरा होने वाला है, इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी पे गद्दार होने का आरोप लगाया है। मैं आपके चैनल पे आरोप लगा रहा हूं, इनके पूर्वजों पे देश को बंटवाने की गद्दारी इन लोगों ने की है। दंड तो भुगतना ही है। 10 लाख से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्याओं के गुनाहगार हैं ये। लाखों महिलाओं के बलात्कार के गुनाहगार हैं ये लोग। मां भारती के खंडित कराने के गुनाहगार हैं ये। चीन को जमीन सौंपने के गुनाहगार हैं ये लोग। और ये बता रहे अडानी और अंबानी, इनके जो चेले चमचे चपाटे थे वो दलाली उनकी बंद हो गई है। राहुल गांधी बेचैन है, जो दरबारी थे बेचैन घूम रहे सड़क पे, अभी और बेचैन होंगे राहुल गांधी जैसे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मां के संस्कार। हमारे यहाँ एक रावण का आता है ना कि उनके पिता कितने बड़े ऋषि थे, पुलस्त ऋषि के संतान थे। माँ, हाँ जी जी जी। और उनकी माँ कहाँ थी? राक्षसी परिवार से थी। तो रावण जैसा व्यक्ति उनके खानदान में पैदा हो गया। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। बात बिगड़ जाएगी, बता रहा हूं। दोनों को दिखाइए, राज भाई को, संजय जी को, दोनों को दिखाइए। विदेशी माँ की संतान इस देश को, दोनों को दिखाइए। मत करना, इस विदेशी माँ की संतान कोई नहीं है। अपनी जागीर समझता है। इस देश को जागीर नहीं है विदेशी माँ की संतान का। देखो, आप अगर ऐसे कहोगे, तमीज से बात कर करोगे, कोई वहां का नहीं है विदेशी। चुप चुप आदमी, दरबारी चमचा, विदेशी माँ की संतान, डीएनए। मैं भारतीय माँ का संतान हूँ, समझे? विदेशी के प्रति आप लोग वफादार नहीं हो, अपनी माँ का बेदर कर रहे हैं मुझे। और सुन लो, मैं नागरिक हूँ, प्रजा नहीं हूँ, प्रधानमंत्री मेरा अभिभावक नहीं है। बात होगा बेकार की बातें यार, अनपढ़। खैर, मैं अमिताभ जी, मैं इस तरह की भाषा नहीं गंदे इंसान हो जो माँ का डीएनए देखते हो। आप अपनी माँ का डीएनए देखो, अपनी माँ का डीएनए देखना, अपनी माँ का डीएनए देखना। अगर स्टूडियो में होते बता देता क्या हूँ। अरे अगर स्टूडियो में होते बता देता।
क्या कर रहे हैं? पता नहीं कौन सा चेहरा लेके बैठ जाते हो। अपनी माँ का डीएनए देखना, अगर राहुल की माँ का डीएनए देख रहे हो, अपनी माँ का डीएनए देखना। अरे डीएनए देखना, और स्टूडियो में होता है आपका डीएनए बताओगे तो शुद्ध भारतीय अरे चलो गद्दार हो, मैं कह रहा हूं आप जैसे लोगों ने देश से का संतान हूँ। मैं खा रहे हैं देश को लूट के, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं 300 किलोमीटर में 4 स्कूल दिखे, 80 दुकानें शराब की दिखी। मैं रोमन कैथोलिक नहीं हूँ, दे दो, मैं शुद्ध सनातनी नाटक कर रहे हो, देश को बेच रहे हो, कर रहा अब शर्म नहीं आ रही भीख है। मांगोगे तुम लोग कटोरा लेके, चिंता ना करो, मोदी जी तुमसे ना भीख मंगवा दे। लोग कॉकरोच को उल्टा करते हैं ना, जनता आपको ना, अरे गंगा में भी नहीं खाएगी। कांग्रेस के दलालों, चुप रहो। अरे आप हो दल्ले, चोर, अरे बिके हुए दल्ले हो, दल्ले, 2 कौड़ी के दल्ले। अरे तू बदतमीज आदमी है, तेरा नेता बदतमीज है, तुम्हारा डीएनए खराब हो गया है। अरे ऐसी बहस अमिताभ जी, मैं ऐसे गंदे आदमियों से डिबेट नहीं करना चाहता। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी और संजय सिंह जी को, दोनों मित्रों को रोकूंगा। दोनों में अभी रुकिए। नीतीश शर्मा, राहुल जी कहते थे कि भाजपा वाले कटुता फैला रहे हैं, राजनीति में तनाव फैलाते हैं। हम तो भैया मोहब्बत वाले हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलते जाते हैं, जहां जाते हैं वहां एक मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं और मोहब्बत बांटते रहते हैं। ये मोहब्बत की दुकान का माल है। मोदी रोएगा, शाह रोएगा, मोदी गद्दार है, शाह गद्दार है। ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है नीतीश शर्मा। अमिताभ जी, इसमें से एक रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे वर्सेस में मत लेना, क्योंकि मैं भाषा की सुचिता की जो गरिमा है, जो अभी आपके मंच पे राज भाई साहब जी के द्वारा दिखाई गई है, मैं उतने न्यून स्तर पे नहीं गिर सकती और ना ही ये शब्द सुन सकती हूँ आपके इतने सम्मानित चैनल के ऊपर, जो इस तरीके से दल्ला और ये शब्द, मैं माफी चाहूंगी, मुझे वर्सेस पे प्लीज मत लीजिएगा। और जहां तक राज जी की तर्क है कि क्या मोदी जी राष्ट्र के अभिभावक हैं, क्या मोदी जी राष्ट्र हो गए, तो इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा देने वाली कांग्रेस इस बात का जवाब देगी कि उस समय इस पूरे देश को इंदिरा गांधी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था। जो बोल रहे हैं कि नोटबंदी से पहले वो टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है, किसी से पूछा गया तो क्या 1977 में, 1975 में आपने जब इमरजेंसी लगाई, पूरे के पूरे ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया? आपने ऑपोजिशन से पूछा था? आपने प्रेस से पूछा था कि उसकी आजादी आप क्यों रोक रहे हैं? आपने नसबंदी करने से पहले उन लोगों से पूछा था कि आप उनकी नसबंदी क्यों कर रहे हैं? आपने 84 के दंगों से पहले पूछा था कि आप सिखों का नरसंहार क्यों कर रहे हैं? हिंदू चीनी भाई भाई का नारा देने वाले जो मोदी जी को गद्दार बोल रहे हैं, उसके बाद आपने एक्साइज चीन दे दिया, तब आपने पूछा था कि आप देश के साथ कौन सी गद्दारी कर रहे हैं? आपने पीओके दे दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दे दिया, तब गद्दारी कहां थी? आपने पाकिस्तानियों के सैनिकों को रिहा कर दिया और अपने सैनिक नहीं मांगे, तब क्या राष्ट्र की गद्दारी नहीं थी? 370 नहीं हटाई, तब राष्ट्र की गद्दारी नहीं थी? सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी जो अपने आप को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलते हैं, मेरे ख्याल से वो लीडर ऑफ पॉलिटिकल इनकैपेबिलिटीज हैं। एक वंशवाद, एक परिवारवाद के नाते वो आज उस गद्दी पे विराजमान तो हो चुके हैं, लेकिन योग्यता, एक पॉलिटिकल जो इंटेलिजेंस है, जो ऑप्टिक्स है, उसके नाम पे न्यूनता है। इसी वजह से कांग्रेस आज अधर पे पहुंच चुकी है। और देश के साथ गद्दारी जब हुई थी तो 1947 में, 1980 में बीजेपी वाले संजय सिंह जी का जन्म हुआ था, राज शर्मा जी, और देश का विभाजन किया था कांग्रेस ने। किसके लिए? क्योंकि सत्ता चाहिए थी, गद्दी चाहिए थी। आपने अपनी सिर्फ गद्दी को काबिज करने के लिए धर्म के नाम पे देश का विभाजन किया, और आज भी आप साउथ और नॉर्थ का नैरेटिव कर रहे हैं। तो गद्दारी कौन कर रहा है, और उसका जवाब एक मतदाता अपने मत के माध्यम से आपको बार बार दे चुका है। और आपकी ये विवेक न्यूनता है कि आप आज भी वो गलती दोहरा रहे हैं, और निश्चय रूप से राहुल गांधी जी बीजेपी के स्टार प्रचारक रहेंगे। ठीक है नीति, अभी रुकना होगा, नीति जी अभी रुकना होगा। नावेशी को मैं वही सवाल लूंगा, क्या राहुल गांधी जी बीजेपी के शुभांकर हैं? कि मतलब उनका चेहरा भाजपा देख लेती तो मस्त हो जाती, वो बोले गुरु अब सगुन अच्छा हो गया, अब जीतना है। मैं इसके ये बात यूं ही नहीं कह रहा, मैं इसके पक्ष में उदाहरण तमाम दे सकता हूं, लेकिन चूंकि आप भी चीजों को निगाह में रखते हो इसलिए उदाहरण देने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी जब आक्रामक हुए तो बीजेपी को लाभ हुआ। इतिहास है पूरा, राहुल जी का भरा पड़ा है।
और राहुल जी ने इस बात पे, मुझे याद है 19 के बाद जब परिणाम के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तो उसमें राहुल गांधी ने नाराजगी जताई और कहा मेरे बहुत सारे यहाँ सीडब्ल्यूसी में सामने बैठे नेता हैं, मैं नाम भी ले सकता हूं, उनके शब्द थे, मैं नाम भी ले सकता हूं, जिन्होंने मंच पर जब मैं नारा लगाता था चौकीदार चोर है तो वो नारा नहीं लगाते थे। क्या वो इस बात में नाराज हुए? जब सब नारा लगाते तो सीटें फिर 4 ही 5 मिलती, जब केवल राहुल जी ने लगाया तो 45 आई। नावेद शिको, ये बात सच है और आंकड़े भी यही बताते हैं कि जब इस तरह का कोई शब्द इस्तेमाल हुआ है मोदी को लेकर तो कांग्रेस का नुकसान हुआ है, कई चुनावों में पराजय मिली है, ये बात सही है। लेकिन राहुल गांधी ने कई बार अप्रत्यक्ष रूप से कहा, उनके कहने का आशय साफ तौर से है, कई बयानों में उन्होंने कहा कि मैं हारूं या जीतूं, मुझे हार की कोई चिंता ही नहीं है, मैं एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं। ये देखिए, इस बात को ध्यान से सुनिए और इससे कनेक्ट करिए क्षेत्रीय दलों का जो उनका गठबंधन है, जो क्षेत्रीय दल उनसे कट रहे हैं कांग्रेस से, और जो अभी आपने इशारा उत्तर प्रदेश में भी किया था। दरअसल क्या है कि क्षेत्रीय दल जो है वो हर क्षेत्रीय दल चाहता है आज नहीं तो कल हम सत्ता में आए, नहीं तो हमारा दल खत्म हो जाएगा। 3-4 बार हारने के बाद कोई भी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाता है, ये इतिहास गवाह है इस बात का। और हर राज्य में विपक्ष में बैठा हुआ हर क्षेत्रीय दल चाहता तो है कांग्रेस के साथ गठबंधन करना, लेकिन इतनी तनाता नहीं होती है कि आखिर में रिश्ता टूट जाता है। क्यों? वो इसीलिए कि राहुल गांधी साफ तौर से कहते हैं कि मुझे चुनाव जीतने की कोई हसरत ही नहीं है, मुझे हार का कोई मलाल ही नहीं है, मैं चुनाव तो हारता रहूंगा, मैं सिर्फ वैचारिक लड़ाई लड़ूंगा। ये एक बड़ा प्रश्न है और शायद क्षेत्रीय दलों को यही बात बुरी लगती है, क्योंकि राजनीति में बड़ा फूक फूक के कदम रखा जाता है, कहां पर नुकसान है कहां पर फायदा है, इस सब बातों को देखा जाता है। जैसे अखिलेश यादव अक्सर ये कहते हैं कि बीजेपी हमें ट्रैप में फंसाने के लिए वो बकरीद की नमाज और ईद की नमाज की बात करती, मैं उस पर बयान नहीं दूंगा, उससे बचना चाहूंगा, क्योंकि वो सत्ता में आना चाहते हैं। उनको लगता है कि ध्रुवीकरण हो जाएगा, मुझे नमाजवादी पार्टी एक बार फिर कहा जाएगा, हिंदुओं का वोट कट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फूक फूके कदम कई दल इस तरह के जो धर्मनिरपेक्ष अपने को कहते हैं, और इसीलिए कांग्रेस के साथ में उनकी कहीं ना कहीं डिस्टेंस पैदा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां तय करने वाले बार बार कहते हैं मुझे जीतना ही नहीं है। नावेद शिको एक मिनट मुझे जरा समझाओ फिर राज भाई के पास जाऊं, एक मिनट रुक जाओ। नावेद शिको बाल बच्चेदार आदमी गृहस्थी में, और जब मैं पूछूं कि नावेद क्या चल रहा है घर में, बोले भाई साहब मेरी गृहस्थी में कोई रुचि नहीं, गृहस्थी साली रहे चाहे जाए भाड़ में, मैं गृहस्थी के लिए आया ही नहीं। तो चाचा मेरे ब्याह काहे को किया, बच्चे क्यों पैदा किए जब आपकी कोई रुचि नहीं है? राहुल गांधी अन्ना हजारे के रास्ते में क्यों नहीं चलते? अनशन की जगह कम तो है नहीं दिल्ली में, आमरण अनशन घोषित कर दो, छोड़ो चुनावी राजनीति, वो खट के देख लेंगे। नहीं, प्रियंका जी भी तैयार हैं, उन्हीं को दे दो। नावेद को इस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए, फिर मैं आगे चलूं। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि राहुल जी कह रहे हैं वैचारिक लड़ाई, तो वैचारिक लड़ाई के लिए तो फिर एलओपी और सब होने की जरूरत कहां है? मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर एक कहीं ना कहीं एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं बन पा रही है। उसका कारण यही है कि राहुल गांधी का सिद्धांत और उनके मूल्य और उनका जो उनकी नियत सामने आती है वो यही आती है कि मैं तो भैया वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं, जो भी मैं कहूं मेरी मर्जी है और मैं इसी तरह चलता रहूंगा। अगर मैं हार भी जाता हूं इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने पे, तो मैं शब्दों का इस्तेमाल और भी कड़ा कर दूंगा। ये चीजें क्षेत्रीय दलों को भी खटक रही है और कांग्रेस के कुछ नेताओं को, कुछ कार्यकर्ताओं को भी अक्सर इस तरह का सामने बात आती है। एक वो था, वो क्या रैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबा सहगल का, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। ऐसी राजनीति नहीं चलती भैया मेरे। इतनी लिबर्टी तो नेहरू जी ने कभी नहीं ली, और ये भाई क्रांति किए दे रहा है। मैं जब अगर नावेद शिको कहते हैं कि मैं गृहस्थी में आग लगाने के लिए आया, तो गृहस्थी में आए क्यों? आप टीले वाली मस्जिद में बैठते जाके, काहे को आए गृहस्थी में? मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं, राहुल जी जो कर रहे हैं वो उनके अपने दिमाग से कर रहे हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस की लंका क्यों लगा रहे हैं? पूरी कांग्रेस के माथे पर सिंदूर क्यों पोंछ रहे हैं? उसकी मांग में पड़ा सिंदूर। आपको तो मान लिया कि आप तो गो वेंट गॉन हैं, ठीक है, पूरी कांग्रेस को काहे को दुर्दिन में ढकेल रहे हो नावेद को? इसका कोई लॉजिक है क्या?
कांग्रेस से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं क्या राहुल जी? जी, कांग्रेस के कई बड़े नेता साथ छोड़ के जा चुके हैं। कपिल सिब्बल जैसे काबिल लोग आज उनके साथ में नहीं है, कई लोग साइडलाइन में हैं। कहीं ना कहीं इस बात पर मंथन कांग्रेस को करना चाहिए और राहुल गांधी जी के साथ में बैठ के करना चाहिए। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, इस बात में कोई शक नहीं, पढ़े लिखे हैं, वैचारिक तौर से वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ विचार के नहीं होते हैं। राजनीति में केवल लड़ाई ही नहीं होती है, राजनीति में सत्ता पाने का संघर्ष होता है और सत्ता पाने के लिए बड़ा फूक फूक के कदम रखा जाता है। जैसे डॉक्टर एक दवा देता है और वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है तो वो दवा को बैन कर दी जाती है। इसलिए नहीं, जो ठीक चीज है नावेद जी को